ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज से पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, राइट। सबसे पहले तो आज ये समझते हैं इनका यूज है क्या, ताकि ये पता चलेगा कि इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है हमें। तो देखो, कोई भी आप रिएक्शन पढ़ते हो, राइट, उसमें रिएक्टेंट्स के फॉर्म में अगर हम देखें तो इसमें एक सबस्ट्रेट होता है, इसके साथ एक रिएजेंट होता है। एट गिवन टेम्परेचर, प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन होता है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, P1, P2, P3 डॉट डॉट डॉट। इन सभी के अंदर हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है ये आइडेंटिफाई करना कि इनमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, राइट। अब दिमाग में ये आता है कि सर ये अब डिसाइड कैसे करेंगे। अच्छा, रिएजेंट का मतलब क्या बेटा, ये कोई रेडिकल हो सकता है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ये रिएजेंट। सबस्ट्रेट मतलब द टारगेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिस पे हम कोई रिएक्शन या कोई भी चेंजेस कराना चाह रहे हैं। क्लियर। तो अब ये सबस्ट्रेट के साथ अगर मैं रिएजेंट लूंगा अंडर सर्टेन कंडीशन, तो मेजर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ये आता है मेजर प्रोडक्ट आखिर डिसाइड कैसे करना है, हाउ टू डिसाइड। तो देखो, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है कि वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जिसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है वहां पे हमारा इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं आता है। जिसमें मल्टीपल स्टेप्स आते हैं ना, वहां पे इंटरमीडिएट का रोल आता है। सो मतलब अगर रिएक्शन को मोटे तौर पे मैं देखने की कोशिश करूं तो देयर आर टू थिंग्स विच अफेक्ट्स अ रिएक्शन। वो क्या है, अगर वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहा है, इफ इट इज अंडरगोइंग थ्रू इंटरमीडिएट्स। अच्छा, नाम से ही क्लियर है, ये इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई स्पीसीज जो रिएक्शन के बीच में आ रहा हो और ऑफ कोर्स वो अनस्टेबल होगा, तभी तो वो फटाक से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है ना। तो इंटरमीडिएट्स आर अनस्टेबल स्पीसीज विच आर जनरेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन एंड फिर वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो अगर इंटरमीडिएट आ गए, करेक्ट, इंटरमीडिएट आ गए तो आप इनकी स्टेबिलिटी चेक करो। देयर आर वेरियस टूल्स। जो टूल्स कौन से हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के ही टूल्स है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि अच्छा चलो इतने इंटरमीडिएट्स आ गए, इनमें से सबसे स्टेबल कौन है। जो सबसे स्टेबल होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अभी ऐसा क्यों है, वाई वी चूज मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट टू फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी, उससे क्या होगा, गुड। सो बेसिकली ये है कि इंटरमीडिएट्स अगर स्टेबल हैं तो ये कुछ ऐसा है। देखो, अगर एनर्जी प्रोफाइल आप समझो तो यहां कहीं रिएक्टेंट है, इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, मतलब एनर्जी में ज्यादा होगा। तो क्या होगा कि वो जब ब्रेक डाउन हुआ तो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, उनमें से जो सबसे स्टेबल है मैं उसको मार्क करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कहीं इंटरमीडिएट है। अब बताओ, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा इंटरमीडिएट, उतना ही एनर्जी प्रोफाइल में नीचे आता जाएगा, उतना ही ये स्टेप यहां से इंटरमीडिएट तक जाने का आसान हो जाएगा। सो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी ये कम होती जाएगी रिएक्शन की, अगर वो इंटरमीडिएट स्टेबल और स्टेबल होता चला जाएगा। आर यू गेटिंग इट ना। और उसके बाद, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही बैरियर कम, और उसके बाद अनडाउटेबली वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। अब वो प्रोडक्ट हो सकता है रिएक्टेंट से भी ज्यादा स्टेबल हो जाए, तो ऐसे केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ा कम स्टेबल हुआ तो एंडोथर्मिक, बट होने वाला यही है। So most stable intermediate is going to decide the major. This is one of the way of looking at the product of the reaction. Other कोई मेथड है जिससे हम प्रोडक्ट को देखने की कोशिश करेंगे, तो ये सर, जहां पे इंटरमीडिएट्स ना आए, या फिर जहां पे ये एनर्जीज, क्योंकि देखो ना, काइनेटिक, देयर आर टू थिंग्स विच कंट्रोल्स द रिएक्शन। एक तो है काइनेटिक मतलब स्पीड, और दूसरा है बेटा थर्मोडायनेमिक। इसलिए कई बार देखा होगा जहां पे एक ही इंटरमीडिएट से दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हो, तो वहां पे कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेजर होगा। और आपने पढ़ा होगा कि लोअर टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट है, हायर टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट है। अब ये क्या मामला है, मतलब क्यों दो दो प्रोडक्ट हम बताते हैं कि ये मेजर इस पे होगा, ये मेजर इस पे होगा, ऐसा क्यों। तो ये समझने के लिए ऐसा समझो कि जब भी हमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे जब हम फोकस कर रहे हैं, उस समय बेसिकली है क्या
कि यार ये बैरियर ना जितना कम हो जिसके लिए वो उतना इजीली वहां पहुंच जाएगा। लेकिन ये मान लो कि जो सप्लाइड एनर्जी है या फिर एनर्जी जो हम सराउंडिंग के थ्रू उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हम बहुत ज्यादा कर दें, मतलब हम हायर टेम्परेचर पे किसी चीज को लेके चले जाएं, तो क्या इस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला है? इवन जो इस वाले एक्टिवेशन एनर्जी से भी है वो भी बड़ा आराम से प्रोडक्ट की तरफ जा सकता है कि नहीं? ये प्रॉब्लम कब आता है कि सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट की तरफ, यानी जो सबसे कम एनर्जी कंज्यूम करने वाला है उधर की तरफ कब हमारा दिमाग ज्यादा होगा? जब टेम्परेचर लोअर हो। इसलिए काइनेटिक प्रोडक्ट को हम हमेशा तब देखने की कोशिश करते हैं जब टेम्परेचर लोअर हो। करेक्ट? अब ये लोअर टेम्परेचर दिमाग में आएगा, सर ये लोअर टेम्परेचर क्या हो सकता है? तो बेटा देखो, लोअर टेम्परेचर ना डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए उसका लोअर टेम्परेचर बिल्कुल अलग अलग। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब आप सल्फोनेशन कराते हो टॉल्यूइन का 25 एंड 100, तो 100 डिग्री को उसको हायर टेम्परेचर बोलते हैं, जबकि रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को उसको लोअर टेम्परेचर बोलते हैं। जब आप सल्फोनेशन कराओगे यानी फ्यूमिंग H2SO4 लोगे, H2SO4 या फिर इसको HNO3 के साथ ले लो, अगर आप 25 डिग्री पे कराते हो तो दूसरा प्रोडक्ट आता है, और अगर आप 100 डिग्री पे कराते हो तो दूसरा। 100 डिग्री पे कौन सा? जब हायर टेम्परेचर हो जाए तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या हुआ? जिसका एनर्जी से लेना देना डायरेक्ट हो। एनर्जी से लेना देने का मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से। अब खुद बताओ, अगर मैं सल्फोनिक एसिड SO3H को अगर मैं ऑर्थो पे डाल दूं और पैरा पे डाल दूं, मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? प्रोडक्ट वाइज देखने की कोशिश करो, किस प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, पैरा में या ऑर्थो में? तो जब अगर हम यहां पे लगा के देखें तो हमें ये समझ आएगा कि ये चलो पैरा पे हो गया SO3H, और अगर ऑर्थो पे लगाना होता तो ये। तो बेटा ये ध्यान रखो, ऑर्थो पे जब आप लगाओगे ना SO3H, क्या कोई बेनिफिट है प्रॉक्सिमिटी में आने से CH3 के? नहीं सर, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कोई सीन बन नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहां पे मॉलिक्यूल के अंदर स्टेरिक रिपल्शन ही क्रिएट होने वाला है। अगर स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होगा तो मॉलिक्यूल अनडाउटेबली कम स्टेबल होगा भाई। जिसमें स्टेरिक रिपल्शन नहीं है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो फिर बोलोगे जब ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो ये क्यों बनता है सर? लोअर टेम्परेचर पे ये बनता है बेटा, 25 डिग्री पे ये मेजर होता है और हायर टेम्परेचर पे ये होता है। ऐसा क्यों आर्यन? ऐसा क्यों? 25 डिग्री पे ये मेजर क्यों बन रहा है और 100 डिग्री पे ये मेजर? चलो ये तो समझ में भी आ रहा है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसलिए हम यहां पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म भी, डोंट वरी। तो उससे आपको ये समझ आएगा कि ऑर्थो ही पैरा क्यों, व्हाई नॉट वी आर फोकसिंग ऑन मेटा ना। तो अभी बस इतना बताओ मुझे कि इतना देख करके क्यों आखिर ऑर्थो पे क्यों हम फोकस ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं लोअर टेम्परेचर पे? क्या खास है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हो रहा है इसके अंदर कि जब आप यहां पे इंटरमीडिएट डेवलप करते हो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करते हो तो प्लस आपका इमीडिएटली यहां आ जाएगा, करेक्ट? और प्लस अगर यहां आ जाए, ये एक फेज हुआ। दूसरा क्या हुआ कि अगर आपका CH3 सॉरी इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां आप अटैक कराते हो, घूम फिर करके अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो रेजोनेंस से वहां वो पहुंच ही जाएगा उसी CH3 के पास। तो प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, प्रॉब्लम उस जगह पे नहीं है। ये जो कार्बन है ना, ये ऑर्थो वाला कार्बन, दैट इज रिलेटिवली मोर एक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो एंड पैरा दोनों ही अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं या हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलोड बाय रेजोनेंस की बात करूं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि टॉल्यूइन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू फॉलोड बाय रेजोनेंस ये ऑर्थो पे नेगेटिव एंड फिर पैरा पे नेगेटिव जनरेट करता है। बट ये जो CH3 ग्रुप है ना, एज सच अगर आप इंडक्टिव देखो प्लस आई, तो ये सबसे ज्यादा यहां पे और उसके बाद अपने ऑर्थो पे जनरेट करता है। इस वजह से ऑर्थो केस इज मोर फेवरेबल फॉर अट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रोफाइल। तो जहां पे अट्रैक्शन होगा वहां की एक्टिवेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इसलिए इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है अगर आप ऑर्थो पे अटैक कराओ तो। जबकि पैरा पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आती है, मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं आ रहा है। तो देखो इस एग्जांपल में 25 डिग्री पे हमारा CH3
SO3H इसलिए है क्योंकि लोअर जब टेम्परेचर कर देते हो तो वहां मायने रखता है कि वो इस फेज से, सबस्ट्रेट से वो इंटरमीडिएट जाए, और चूंकि आपने हायर टेम्परेचर किया नहीं है, उतनी एनर्जी मॉलिक्यूल को मिल नहीं रही है, तो वो सिलेक्टिवली वो तरफ जाने की कोशिश करेगा जिधर जाने में उसकी एनर्जी सबसे कम कंज्यूम हो रही है, काइनेटिक फैक्टर। तो इस वजह से लोअर टेम्परेचर पे ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, और लोअर टेम्परेचर इसका कितना है 25। क्लियर? आ जाओ वही एक केस और देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन, है ना, डाइईन के केस में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। कॉन्जुगेट केस, डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर बेटा इसमें आप ना कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डालते हो, से फॉर एग्जांपल HCl ही मैं ऐड कर दूं, तो पहला अटैकिंग स्पीसीज इस पे हाइड्रोजन है, H+ आयन होता है। सो H+ अगर आप अटैक करते हो इस पे, तो नेचुरली अगर ये पाई बॉन्ड है, अगर यहां हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहां प्लस आ जाएगा, जो कि आपको समझ आ रहा है कि इससे रेजोनेंस में नहीं होगा, तो हम वैसा मिस्टेक नहीं करेंगे। वी विल ऐड दिस H+ ओवर हियर, मतलब ये वाले कार्बन से, टर्मिनल वाले से, ताकि इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो ज्यादा। करेक्ट? ठीक है, ये प्लस आ गया। अब ये प्लस के साथ बहुत सारे एडवांटेज कि इधर से एक रेजोनेंस में भी है, और ये ध्यान से देखो 2 डिग्री है, यहां से हाइपर भी इसको मिल रहा है ना, इंडक्टिव भी मिल रहा है, बहुत सारा। अच्छा, इसका एक दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म देखते हैं, जब ये इधर से इधर की तरफ आ जाए, यानी कार्बोकेटाइन इस वाले हेड पे चला जाए। अच्छा, अभी देखो ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि इंटरमीडिएट तो एक ही था, ये दोनों अलग अलग इंटरमीडिएट नहीं है, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओनली। यस और नो? ये एक ही इंटरमीडिएट के दो फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्टेप कर दो, यानी यहीं पे आप Br- ऐड कर दो, यानी अगर मैं HBr का एडिशन कर रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल अलग बन जाएगा। ये बन जाएगा यहां बेटा Br, और ये बन जाएगा CH3, और ये क्या बन जाएगा CH2Br। अगर यहां पे मैंने Br ऐड किया तो, और ये डबल बॉन्ड, इन दोनों में आखिर अब क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि अल्कीन के पास एक ही हाइड्रोजन है। ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट क्या है? अल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल अल्कीन विल बी। ये सुनो, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ एक ही है। यहां देखो आप, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने हैं? 3 इधर से, 2 इधर से, 5। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन वाइज में देखूं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन है, और अगर मैं इंटरमीडिएट से देखने की कोशिश करूं तो इन दोनों में कैनोनिकल फॉर्म में ये कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सर रेजोनेंस तो दोनों में ही कॉमन है, इसमें हाइपर भी मिल रहा है इसको इमीडिएटली एट दैट पोजीशन, एंड इंडक्टिव भी मिल रहा है। समझ आ रहा है क्या बात? क्लियर? तो ये जो प्रोडक्ट है ये लो टेम्परेचर का प्रोडक्ट होता है, इसी को बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है ये हाई टेम्परेचर पे होता है, जिसको अब इंटरेस्टिंगली इस केस, ये वाले केस में हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है? तो रूम टेम्परेचर ही हाई टेम्परेचर होता है ना। और लो टेम्परेचर मालूम है किसको बोलते हैं यहां पे? व्हेन यू आर गोइंग -20, -30, -40, उस रेंज में जब आते हो तो ये। इस पे IIT JEE ने पिछले सालों में ऐसे क्वेश्चन रेज किए हुए हैं कि सिंपली ये लिख करके, ऐसा लिख करके, कुछ भी और नहीं लिखा हुआ है, बस वो पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट बताओ। तो दिमाग में आता है यार मेजर प्रोडक्ट बताएं, कौन सा बताएं? काइनेटिक वाला बताएं या थर्मोडायनामिक? दोनों का अलग अलग है, उसने एक ही प्रोडक्ट पूछा है, कौन सा बताओगे? नेचुरली अगर कुछ भी टेम्परेचर ना लिखा हो तो हम एज्यूम करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हमारे आसपास हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री, मतलब रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रूम टेम्परेचर इसके लिए कौन सा टेम्परेचर होगा? हाई टेम्परेचर हो गया, और हाई टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट बनेगा। सो इस बार 25 डिग्री पे ये बनता है रूम टेम्परेचर पे, और जबकि लोअर टेम्परेचर पे, जबकि यही देखो 25 डिग्री यहां पे इसके लिए लो टेम्परेचर था। तो समझ आ रहा है ना? इसलिए टेम्परेचर नहीं हाई लो होता है, हर रिएक्शन कंडीशंस होते हैं कि किसका बैरियर कितना है कि उसके लिए लोअर टेम्परेचर कितना होना चाहिए। समझ आ रहा है ना बात? तो ये दोनों रिएक्शन से मैं ये सेट करना चाह रहा था कि लो टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि हर बारी रूम टेम्परेचर के आसपास ही होता है, और हाई टेम्परेचर का मतलब नहीं होता कि 100 डिग्री के बाहर ही होता है। यहां देखो रूम टेम्परेचर ही हाई हो गया। तो ये पॉइंट अगर आप दिमाग में रखते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब ये सारी चीजें, चाहे वो बेटा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का बात हो या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का बात हो,
ये सारा का सारा चीज इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को अच्छे से अगर आपने समझ रखा है तो आप समझ पाओगे। अगर ये समझ लिए तो उसके बाद नेक्स्ट रोल बस यही होता है कि पकड़ो कोई रिएक्शन में रिएक्टिव साइट किधर है और जो हमने रिएजेंट लिया है उसका एबिलिटी क्या है, उन दोनों की चीजों को अगर आप समझ गए तो कोई भी रिएक्शन में एटलीस्ट आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप तक तो पहुंच ही सकते हो। उसके बाद कोई स्पेशल चीज हो रही होगी, कोई मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, बस वही सीखना रह जाएगा, फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो समझ गए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के एप्लीकेशन, अब आ जाओ इनको। तो क्या क्या है इसमें, सबने नाम सुन रखा है, बस मैं क्विकली लिखूंगा और उनके बस एक एक एसेंस को मैं रिवाइज कराते चलूंगा, बस आप समझते हुए चलना। ठीक है, तो सबसे पहला है इंडक्टिव। नंबर 2 पे कौन आता है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं ऐसे एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं लिखाऊंगा, आप सुनते चलो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप क्विकली अपने नोटबुक में लिखते चलो। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक। हालांकि इसका कोई खास यूज नहीं आता है, बस ये नाम जान लो, बस इससे ज्यादा और कोई यूज नहीं है। नंबर 3 आता है हाइपर, एंड इसी हाइपर में हम रिवर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर 4 पे कौन आता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे पुअर रेजोनेंस, गुड रेजोनेंस, क्योंकि ये कैटेगरी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर नहीं समझ पाओगे तो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप अगर एक ही लेंस से देखने की कोशिश करोगे तो आपको फिर हर एक रिएक्शन में कंफ्यूजन आने लगेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस में हम गुड एंड बैड देखेंगे। नंबर 5 इज एरोमेटिसिटी। नंबर 6 इज, मैंने लेक्चर्स पहले भी भेज रखे हैं, आप लोग उसको देख लेना, रेफर कर लेना अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो मैं इनके एसेंस को डिस्कस करूंगा। एरोमेटिसिटी, उसके बाद SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, राइट, जहां पे हम ऑर्थो इफेक्ट जिसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, यानी यहीं से हम ऑर्गेनिक एसिड पढ़ेंगे, एंड दैट्स इट। इसके बाद और अगर मैं डिटेल में जाऊं तो ये खत्म होने के बाद हम लोग एक बड़ा स्पेशल सा इफेक्ट है जो कि डांसिंग रेजोनेंस के नाम से भी बड़ा फेमस है, उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में, तो वो बिल्कुल अलग से देखेंगे। इसके बाद हमारा इंटरमीडिएट एंड स्टेबिलिटी। तो आज कोशिश करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं ताकि अगले क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट्स में घुस जाएं और उसको भी अगले क्लास में खत्म कर दें और उसके नेक्स्ट क्लास से हम मैकेनिज्म में घुस जाएं। ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी फेयर इनफ। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है ये इंडक्टिव इफेक्ट? कुछ खास नहीं, देखो कभी भी कार्बन, सारा डिस्कशन हम किस पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे, राइट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे, करेक्ट ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो कि काफी स्ट्रांग होता है उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपने देखा होगा सिर्फ अल्केन आ जाए तो उसके रिएक्शन बड़े लिमिटेड से हैं, बड़े रैंडम से हैं, उनमें ज्यादातर रिएक्शंस में आपको हीटिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई रिएक्टिव साइट ही नहीं होता है। अरे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बड़ा स्ट्रांग है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग है, जब ये इतने स्ट्रांग है इसलिए ये कोई रिएक्शन करते नहीं है। इसलिए अगर आपको कभी भी अल्केन से रिएक्शन स्टार्ट करना हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि क्वेश्चन में वो स्टार्ट ही यहीं से करता है, HNO क्लोरीनेशन ना, ये फर्स्ट स्टेप होता है ना। आप ऐसे सोच लो कि यहां KMNO4 ले ले, ये सब कर ले, रहे कुछ नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये इतने पैथेटिक होते हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब अच्छे होते हैं मॉलिक्यूल, मैं पैथेटिक बोल रहा हूं क्योंकि रिएक्शन नहीं करते हैं ना, ये मॉलिक्यूल जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको रेडिकल रिएक्शन जो कि बहुत हाई एनर्जी वाला प्रोसेस है उसके थ्रू हम इसको कराने की कोशिश करते हैं। एनीवे, सो ये कार्बन कार्बन के ग्रुप में अगर कोई हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज अटैच हो जाए, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा, तो उसका हम इफेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे कार्बन चेन पे वो क्या इफेक्ट डालने चाह रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पे अगर इस कार्बन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लो मैंने ले लिया है ना, तो नेचुरली सोचो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया क्लोरीन, क्या करेगा ये क्लोरीन, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को सर। अच्छा खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है कि नहीं। अच्छा इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो गया तो ये कार्बन और ये कार्बन अब सेम नहीं रहे,
क्योंकि इस कार्बन पे रिलेटिवली ज्यादा इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन पुलिंग का, इसलिए अब इसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन खींचने की थोड़ी बढ़ जाएगी, तो ये पीछे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन क्या उतना पावरफुल होगा जितना क्लोरीन था? आंसर है नहीं। इसलिए यहां पे पार्शियल ऑफ पार्शियल बोलते हैं, मतलब और भी कम हो गया ये। डबल डेल्टा देख करके खुश मत हो जाना कि बहुत ज्यादा हो रहा है, और कम हो जा रहा है उल्टा। वैसे ही पीछे जाओगे तो ये पार्शियल ऑफ पार्शियल हो गया। समझ गए ना? कम होता जा रहा है ये, और इतना पुअर होता है ये कि 2-3 कार्बन के बाद, अगर ये ग्रुप बड़ा पावरफुल नहीं है तो 2-3 कार्बन के बाद इन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहला ये क्यों अराइज होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 1 पॉइंट क्या है ये? तो आप बोल सकते हो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना, उनका पोलराइजेशन है ये। क्या ये परमानेंट इफेक्ट है? हां, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो मॉलिक्यूल का पार्ट है और हमेशा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वो अटैच ही है, उससे निकल के बाहर नहीं जा रहा है, कोई फॉरेन स्पीसीज नहीं है, इसलिए ये परमानेंट इफेक्ट है। सो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये सब आपने पढ़ा होगा, परमानेंट इफेक्ट। नंबर 2, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर 3, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये सुनो, डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब ये क्लोरीन के बाद 3-4 कार्बन पे गए तो उसके बाद इसका कोई दिमाग लगाना ही मत। इज इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और वीक इफेक्ट? वेरी वीक इफेक्ट, वीक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इनमें सबसे पावरफुल मालूम है कौन सा है? एरोमेटिसिटी, बहुत पावरफुल है। पढ़ते हम इंडक्टिव है पहले, लेकिन पावरफुल ज्यादा कौन होता है? तो जब भी कभी आपको इफेक्ट देखना हो तो इंडक्टिव पे हमारा नेचुरली बहुत जल्दी दिमाग जाता है, उसको एकदम आखिरी में। पहले ढूंढो कोई एरोमेटिसिटी है क्या, कोई रेजोनेंस आ रहा है क्या, किसी भी तरह का कोई हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा है क्या, फिर लास्ट में आओ इंडक्टिव। कुछ ना होना तब इंडक्टिव को देखना, ठीक है? अच्छा, अब और क्या खास बात मैं यहां पे देखो, यहां पे रेफरेंस जो एलिमेंट है जिसको हम रेफरेंस लेते हैं, चलो ये तो समझाने के लिए था। रेफरेंस के तौर पे किसी का जीरो इंडक्टिव इफेक्ट भी तो बोलते होंगे, 0 प्लस आई एंड माइनस आई। तो देखो बेटा, 0 पे हम किसको रखते हैं पता है? हाइड्रोजन को। ऐसा मानते हैं कि हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ अटैच्ड है, एजम्पशन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा तो होती है, लेकिन हम उसको रेफरेंस मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन। तो कभी भी अगर कार्बन हाइड्रोजन ऐसे मैंने दिखा दिया और आप ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। कभी भी इलेक्ट्रॉन को पुल करते हुए हाइड्रोजन से नहीं दिखाना होता है, ठीक है? क्योंकि हमने क्या एज्यूम कर लिया? उसका 0। अच्छा, हाइड्रोजन 0 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पे। ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये जो इनके फॉर्म है ना, ये प्लस आई वाले में होते हैं। और कौन होता है प्लस आई में? ऑक्सीजन पे नेगेटिव डाल दो। ध्यान देना, नॉर्मल ऑक्सीजन पे अगर आपने OH डाल रखा है तो ये माइनस आई ग्रुप है, जबकि ऑक्सीजन का H+ निकाल दो, वो नेगेटिव बन गया ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग एबिलिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाती है। O- ही नहीं, COO- कर दो, कार्बोक्सिलेट आयन, ये भी माइनस आई नहीं बल्कि प्लस आई हो जाता है, उल्टा इलेक्ट्रॉन देने लग जाता है। समझ आ रहा है ना बात? तो ये सारे स्पीसीज हैं, और सिंबॉलिकली हम इनको भी बोलते हैं, बट आप समझ सकते हो कि यार कार्बन से जुड़े हुए ये ग्रुप उल्टा इलेक्ट्रॉन क्यों देंगे? वो तब देते हैं जब यहां पे नीड हो। जैसे मान लो इसी जगह पे मैं C डबल बॉन्ड OH डाल लूं, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये प्लस आई का ही काम कर आ रहा है। बात समझ में? वरना इनका कोई खास यूज होता ही नहीं है, ठीक है? बस इसको बोल जरूर देते हैं कि प्लस आई के फॉर्म में है। कोई CH3 ले लो, वो भी प्लस आई है, 2 डिग्री ले लो, वो भी प्लस आई, लेकिन ये बहुत पुअर इफेक्ट है। क्लियर? इंडक्टिव खत्म हो गया। नहीं, प्लस आई एंड प्लस एम। O- अगर आ गया तो वो प्लस आई भी होगा एंड प्लस एम भी होगा। अच्छे से नोट कर लेना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, बट O- कर देते हो तो उसकी एबिलिटी बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाती है, उल्टा अब रिलीजिंग इफेक्ट देने लगता है। मतलब O- देते ही आपको एरो ऐसा वाला लगाना है कार्बन की तरफ, ऐसे जाने की तरफ, उसकी तरफ जाना मैंने, ठीक है? ओके, नहीं किसी में भी नेगेटिव डाल दो, बिल्कुल, तब तो और अच्छा प्लस आई होगा। अरे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिर भी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, 3 और 3.5। तो जब ऑक्सीजन से O- बनने पे ऐसा हो जा रहा है, तो नाइट्रोजन कार्बन ये तो बहुत ही बेहतरीन ग्रुप होते हैं प्लस आई के फॉर्म में, ठीक है? क्लियर?
अब छोटे छोटे एप्लीकेशन देख लो, हालांकि इनके बहुत ज्यादा नहीं है, बट बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन देख लो ना। छोटे छोटे एप्लीकेशन में क्या है, जैसे मान लो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने डाल दिया, अब यहीं पे मैं फ्लोरीन डाल दूं, एक इधर डाल दूं फ्लोरीन, एक बार यहां डाल दूं फ्लोरीन, एक बार यहां डाल दूं, और मैं पूछूं कि बताओ ए बी सी पोजीशन पे अगर मैं फ्लोरीन रखता हूं तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? कॉमन सा सेंस लगाओ। देखो ये H है ना, इसको निकालना है, तो ये H जितना आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां रखोगे नजदीक, उतना ज्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट आएगा और उतना आसानी से H+ निकल जाएगा। समझ आ रहा है? दूसरे शब्दों में ऐसा देख लो कि इसका जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है ना, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जितना ज्यादा O- को स्टेबलाइज करने के लिए कोई खींच रहा हो। तो फ्लोरीन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ इट। यस और नो? क्लियर है ना? तो ये सब, अच्छा क्या इन्हीं को ध्यान देंगे? नहीं बाबा, ये तो सबसे आखिरी में ध्यान देते हैं, इंडक्टिव, है ना। सबसे पहले ये बाकी सारे इफेक्ट देखना होता है, लेकिन अभी बस एक इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया। क्लियर है यहां तक? ये प्लस आई वाली चीज, चलो ठीक है, बस ज्यादा एप्लीकेशन इसके है नहीं, तो इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा दिमाग वेस्ट नहीं करेंगे। ओके एवरीबॉडी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, प्लस आई का ऑर्डर, माइनस आई का ऑर्डर ओवरऑल समझते हो ना सब लोग, है ना। हाइड्रोजन का 0 है। अब प्लस आई में अगर मैंने बताया, जैसे अब अभी मैंने आपको दिखा दिया कि अगर COO- हो गया तो वो भी प्लस आई में ही आ गया, और उससे बेटर अगर आपको प्लस आई का ऑर्डर देखना है तो मैंने बताया O-, उससे भी अच्छा आपको देखना है तो NH- कर दो, उससे भी बेहतरीन CH2-, ये ऐसे करते चले जाओ, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का 0 है, और मैंने आपको ये भी बताया कि D एंड T इसी के पास आते हैं ना, HDT प्लस आई में ही आता है, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक ये अभी बताऊंगा ना इसके बाद। अच्छा, उसके बाद माइनस आई में देखो, माइनस आई में क्या ऑर्डर आएगा? सबसे घटिया क्या होगा? हाइड्रोजन माइनस आई, क्योंकि इसको तो 0 हम एज्यूम कर रहे हैं। इससे बेटर अब आप यार लगाते चले जाओ ना, बहुत सारे हैं। नॉर्मल अल्कीन डाल दो, वो माइनस आई में ही आता है क्योंकि खींचता है। समझ आ रहा है बात? बोलो। अच्छा, इससे ज्यादा तो खुद दिमाग लगाओ, अल्काइन होगा। इससे भी ज्यादा अगर करना हो तो आप डालते जाओ यार विड्रॉइंग ग्रुप। मान लो आपने डबल बॉन्ड O डाल दिया, एल्डिहाइड। इससे भी ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, CN। उससे भी ज्यादा पावरफुल बनाना हो तो क्या करोगे? खुद दिमाग लगाओ, यहां पे क्या कर सकते हो आप? NO2 डाल दो, डबल ऑक्सीजन। अब और मैं आपको बता दूं बेटा ना, ये सब जो NO2 वगैरह ग्रुप हैं, ये फ्लोरीन से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों के दिमाग में ये होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फ्लोरीन सबसे पावरफुल माइनस आई ग्रुप होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे ये सब मिलकर खींच रहे हैं, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर, समझ रहे हो ना बात। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन है और उसमें भी ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो अगर CN का ज्यादा हो जाए फ्लोरीन से तो बहुत टेंशन में मत आ जाना, ठीक है, वो कंबाइंड इफेक्ट है। अच्छा, NO2 से भी ज्यादा क्या होगा? अगर आपने NR3 और इस पे पॉजिटिव डाल दिया तो और भी खतरनाक हो जाएगा ये माइनस आई में। समझ आ रहा है बात? तो ऐसे करते जाओगे, ये माइनस आई के रिलेटिव ऑर्डर डेवलप होते जाएंगे। पूरी लिस्ट अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पहली बात तो ना, ये किसी भी मॉलिक्यूल में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता है। ये फॉरेन स्पीशीज के आने के वजह से पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। व्हेन एनी फॉरेन स्पीशीज, जैसे देखो मैं अगर बहुत सिंपल बात करूं तो अल्कीन ले लेते हैं, और आपको मालूम है कि अल्कीन में ऐसा कुछ बात है सर, CH CH2 एंड ये है हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये सुनो, करेक्ट, पाई बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं ना इसका, ये सिग्मा था, ये पाई मैंने दिखा दिया। अब यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आप लेके आते हो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं है ना। जब कोई पोलैरिटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिच इसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल इस पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपने पास अट्रैक्ट करेगा, तो ये पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने के बाद कैसा हो जाएगा? ये ऐसा, ये पोलराइज होकर के इस कार्बन पे, पहले बीच वाला स्टेप ऐसा होता है, यहां प्लस दिखाते हैं, यहां ज्यादा पॉजिटिव दिखाते हैं, यहां कम, फिर बाद में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। मैंने पूरा एक साथ ही ब्रेक कर दिया, ये बन गया। तो पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल
causes this effect, electromeric effect. क्लियर है? बोलो। अच्छा, अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल डालते तो पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल अल्कीन पे अटैक ही नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी रिच है, ये भी रिच है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कहां पे अटैक करेगा? आपके कार्बोनिल टाइप के स्पीसीज में, आपके साइनाइड टाइप के स्पीसीज, ऐसे चीजों में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। क्योंकि यहां पे अगर आप देखो, या C डबल बॉन्ड N ले लो, वहां पे भी चलेगा, क्योंकि ऐसे चीजों में देखो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस बार है, इसको इस बार ये वाले कार्बन के तरफ नेचुरली ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो दिस टाइम अटैकिंग स्पीसीज से अवे जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो ना, ये बाहर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। तो इसमें क्या बनाते हो आप? CH3CO-, ये न्यूक्लियोफाइल, ये CH3, तो अवे जा रहा है और यहां पे उसकी तरफ आ रहा है। बताओ आर्यन, अवे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? +E और -E। खैर इसमें क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, तो अब नहीं भी मालूम तो चलेगा, कैसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको चेक कर लेना। अवे जाता है तो मेरे हिसाब से जब उससे अवे जाने की कोशिश कर रहा है, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं शायद वो -E का पार्ट है ना। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं कि इसको -E बोलते हैं, क्योंकि इनके कोई एप्लीकेशन नहीं है अदर। इतना समझ गए ना, तो मैकेनिज्म का ही एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है ना। ये बहुत ही छोटे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछ दे तो पूछ दे, नहीं तो नहीं पूछता है। ठीक है, तो +E and -E, इज दैट क्लियर? ये कौन सा इफेक्ट है? क्या ये परमानेंट है? आंसर है नहीं। परमानेंट तो न्यूक्लियोफाइल इस मॉलिक्यूल का पार्ट थोड़ी ना है कि ये परमानेंट है। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल निकल गया बाहर ना, ये वापस अपने आप को वैसे ही रिटेन कर लेगा। न्यूक्लियोफाइल मान लो मैंने निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? CO-, यहां प्लस, और ये तुरंत पाई बॉन्ड वापस बना लेगा। इट विल रिटेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। इसलिए बोलते हैं दिस इज टेम्पररी इफेक्ट। पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये क्यों होता है? ड्यू टू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दूसरा, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, इसके कोई खास एप्लीकेशन है नहीं, अदर देन अटैक कहां पे होने वाला है इसको छोड़ करके और कोई खास एप्लीकेशन नहीं है, तो इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेट्स टॉक अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन नाउ। लेट्स टॉक अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन नाउ। हमारा इंडक्टिव हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक खत्म। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों ना। हाइपर कॉन्जुगेशन इज इंपॉर्टेंट, रियली रियली इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे चलो देखते हैं। जो देखो, अगर आप नॉर्मली पूछोगे तो ये ऐसे 3 स्पीशीज मैं बता रहा हूं जहां पे ये कॉमनली यूज किया जाता है एप्लीकेशन में, बट इसके अलावा भी ये एग्जिस्ट करता है ना। सिर्फ यही 3 चीजें नहीं। वो कौन कौन से? तो कभी भी बेटा आपके पास कार्बन पे रेडिकल आ जाए, डॉट, वहां पे हाइपर का यूज होता है। कभी भी कार्बन पे कोई प्लस आ जाए तो भी यूज होता है। कार्बन पे अगर पाई बॉन्ड हो तो भी यूज होता है। ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसमें डॉट, पाई एंड पॉजिटिव आ गया, ये तीनों जगहों पे ये बहुत कॉमनली यूज्ड। अभी इफेक्ट समझ लेंगे, उसके बाद देखेंगे एक्सटेंशन भी कहां पे है सर इसका। अभी मैं हाइपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या है ये आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? तो आज पहले समझते हैं किसका यूज करके। लेट्स टॉक अबाउट कार्बोकेटायन फर्स्ट। ओके, सो कार्बोकेटायन ले लिया मैंने, कार्बन पे पॉजिटिव ले लिया, और साथ में बेटा अल्फा, ये जो CH2 है इससे अटैच जो नेक्स्ट कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो तो ये इफेक्ट सबसे बढ़िया तरीके से दिखता है। अभी आप समझ जाओगे कि क्यों ऐसा चाहिए ना, वाई वी नीड sp3। बाकी जगहों पे बहुत पुअर है तो हम लोग उस पर बात भी नहीं करते हैं। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब है क्या चीज ये?
तो आप एक बात बताओ, कार्बन पे प्लस कर दिए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई, पहली चीज। दूसरा, कितने लोग कह रहे हैं कि यहां पे सर 6 इलेक्ट्रॉन ही है, दिख रहा है? यस और नो? बाबा आप देखो ना, इस पे 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, तो जब तक बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन मिल नहीं जाता तब तक इंटरमीडिएट फॉर्म में ये कुछ ना कुछ तो अरेंज करेगा। तो ये कुछ ना कुछ में क्या करता है मालूम? यहां बगल में जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, ये यही है ना कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूं, आप चाहो तो हाइड्रोजन दिखा सकते, और बाकी दोनों को मैं ऐसे ऐसे दिखा दे रहा हूं। ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके साथ ये कॉन्जुगेट करने की कोशिश करता है, मतलब उसके साथ कोशिश करता है कि ये पाई बना ले, बट बनता नहीं है रियलिटी में। ये सिर्फ एक नॉर्मल अट्रैक्शन जैसा ही है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्लियर ना? तो कैसा होगा सर ये फिर ये है क्या? तो इसको देखो सिंबॉलिकली दिखाते कैसे हैं। इसको दिखाते हैं कि ये जो हाइड्रोजन था, ये जो CH2 प्लस था, आप इस पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर शिफ्ट कर दो, एंड द मोमेंट यू विल शिफ्ट इट, कौन गरीब हो गया अब? हाइड्रोजन। उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ना, यहां क्या बन गया? वो H+। ऐसा लगता है जैसे ये एसिडिक स्पीशीज है, जैसे रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि H+ ऐसे मिल रहा है बड़ा पावरफुल एसिड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या ये पोलराइजेशन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग हो रहा है? आंसर है नहीं सर, ये लैटरल अट्रैक्शन है, इधर इधर का। अब खुद दिमाग लगाओ कि मैंने क्यों बोला sp3 यहां पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप sp2 करोगे तो ये एंगल अभी 109 है, sp2 करोगे तो यहां पहुंच जाएगा वो 120। तो क्या ये अच्छे से पाई बॉन्ड की जैसा कुछ बना पाएगा, कुछ अट्रैक्शन कर पाएगा? नहीं। दैट्स द रीजन वी नीडेड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आया? क्लियर है? अच्छा, कोई अगर पूछे कि इस पर्टिकुलर चीज में ये क्या रेजोनेंस है? आंसर है हाँ, ये रेजोनेंस है। क्या यहां पे हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड अपरेंटली दिख रहा है? नहीं, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। चलेगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, इन दोनों में किसका कैरेक्टर मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा रहेगा? ऑफ कोर्स इसका रहेगा। अगर ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म में समझ लूं तो उनमें यही फॉर्म में मॉलिक्यूल रहने वाला है। ये तो बस इसलिए सिंबॉलिकली दिखाया जाता है कि देखो वो अट्रैक्ट करना चाह रहा है, उसको एग्जिगरेट करके मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ पा रहे हो ना बात? तो मेनली ये लैटरल अट्रैक्शन जैसा ही है। अच्छा, मैं और क्या बोल सकता हूं? क्या ऐसा बोल सकता हूं कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इज नाउ कन्वर्टेड इनटू पाई, सो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोल सकता हूं मैं? सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन बाबा बोल सकता हूं। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये अपना P यूज कर रहा है और ये अपना sp3 एंड हाइड्रोजन का 1s, ये जो ऑर्बिटल था, यानी इसी को जो सिग्मा बोल रहे हैं, सिग्मा P कॉन्जुगेशन भी बोल सकता हूं। समझ आ रहा है? कितने सारे नाम है इसका, सिग्मा P कॉन्जुगेशन, सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन। समझ आ रहा है क्या बात? तो ये सारे नाम आप इसको दे सकते हो, लैटरल अट्रैक्शन है। और ध्यान से, इसमें और इंडक्टिव में क्या डिफरेंस है कि इंडक्टिव सिग्मा बॉन्ड का उसी के अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग पोलराइजेशन था, जबकि यहां पे इसके अलोंग पोलराइजेशन नहीं है, लैटरल पोलराइजेशन। समझ आया बात? कार्बन हाइड्रोजन के बाद चलो ठीक है, ग्रेट। तो ये मैंने कार्बोकेटायन में आपको दिखा दिया, ठीक है। रेडिकल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि रेडिकल जब आप बनाते हो तो CH2 डॉट, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? अभी कितने इलेक्ट्रॉन है बाबा? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? 7 इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होने वाला है कि सर ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये करे। अच्छा, मैं पूछूं कि बताओ, कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ, कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा? कार्बोकेटायन जब था तब, या जब रेडिकल है तब? समझ आ रहा है बात? क्योंकि कार्बोकेटायन डाल देने से, इसलिए बोलते हैं इफेक्टिविटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज वे मोर हायर इन केस ऑफ कार्बोकेटायन। कभी सुना है तुम लोगों ने? अब देखो, क्योंकि तुम 11th वाले स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए मैं कहीं से कहीं भी जा सकता हूं, ठीक है। तो ऐसा कभी आपने सुना है कि कभी भी आप यहां 3 डिग्री बनाओ कार्बोकेटायन और यहां बेंजीन डाल दो और यहां CH2 प्लस डाल दो ना,
क्या आप लोग ये इस बात से अवेयर हो कि इन दोनों कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल कौन है? इंटरेस्टिंगली ये वाला हो जाता है, जबकि रेडिकल में तो बहुत बड़ा गैप है। रेडिकल में इसकी स्टेबिलिटी वे मोर हायर देन एनी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रेडिकल। रेडिकल में ये बहुत ज्यादा बेंजाइलिक रेडिकल इज वेरी वेरी, अरे सुना होगा यार, एनबीएस जैसा पुअर ग्रुप भी बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हाइड्रोजन को आसानी से निकाल देता है। समझ पा रहे हो क्या? जबकि इस 3 डिग्री के लिए हमको स्पेशल क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा या ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO डालना पड़ेगा। समझ आया क्या? ये अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों में ही हाइपर है, दोनों में ही इंडक्टिव है ना? लेकिन इसका बेटरमेंट यहां पे उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे पावर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज वे मोर हायर देन दैट ऑफ, इस वजह से यहां पे, अच्छा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर कोई पूछे तो नहीं बता दोगे क्या? बड़ा सिंपल है सर, आप ये देखो ना, ये इसके साथ कॉन्जुगेट कर रहा है, फिर ये क्योंकि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है ना, सब के सब कभी ना कभी इसके साथ ओवरलैप करेंगे। समझ पा रहे हो? तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वी हैव। कौन सा अल्फा हाइड्रोजन? द वन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन उससे अटैच हाइड्रोजन। समझ आ रहा है क्या बात? क्लियर है? अरहम, एवरीथिंग इज ओके? ठीक है। सो ये दोनों में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, यहां पे अच्छे से नोट करके लिख लेना तुम लोग। ओके, सो रेडिकल में भी वैसे ही जैसे यहां पे था, लेटरल करना है, लेकिन दिखाने का तरीका देखो बिल्कुल थोड़ा अलग सा होता है। दिखाते कैसे हैं कि CH2H जब शो करना होता है तो ध्यान से हाफ एरो दिखाएंगे, हाफ एडेड एरो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबा यहां तक जाने के लिए। अरे इसके पास एक है ना ऑलरेडी, एक और आ जाएगा तो पाई बॉन्ड में। तो बेसिकली ऐसा है कि इसको होमोलिटिकली ब्रेक कर दो एंड फिर इन दोनों को अटैच कर दो, हाफ एडेड एरो। क्लियर है? ओके ग्रेट। तो ये दोनों आपने देख लिया। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग किसमें हम चलते हैं? पाई बॉन्ड। तो देखो अभी तक जो दो स्पीशीज थे, है ना, अभी तक जो दोनों स्पीशीज थे उनमें आपको दिख रहा था कि यहां पे p ऑर्बिटल था, उसके साथ कॉन्जुगेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो भी दिख रहा था। समझ ये नहीं पड़ता है कि आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन में कैसे हो रहा है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां ये नहीं समझ पड़ता है कि सर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये क्यों अल्फा हाइड्रोजन से ये कॉन्जुगेट करने की कोशिश करेगा और इसके पास तो कोई वैकेंसी है नहीं? तो देखो इसके दो अप्रोच होते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो वो जबरदस्ती कॉन्जुगेशन करा देता है, ऐसे करा के बॉन्ड ब्रेक कर देता है और बोलता है कि रेजोनेंस आने से कोई भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, इस वजह से ऐसा होगा। बट अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से देखो विच इज मोर क्लोज टू द रियल थिंग, वहां से अगर आप देखने की कोशिश करो तो आपको क्लियरली ये समझ आएगा कि बेटा जहां पे पाई बॉन्डिंग होती है ना, वहां पे पाई स्टार ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं। दिस इज पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, और ये कार्बन हाइड्रोजन इनके साथ इंटरैक्ट करता है। मतलब अगर मुझे पूरा दिखाना हो तो ये इनके साथ अट्रैक्शन, और जैसे ही आप पाई स्टार के साथ अट्रैक्शन करोगे, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालोगे, वैसे ही उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। समझ आ रहा है क्या? तो पाई बॉन्ड वाला चीज खत्म हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इसलिए इसको दिखाते हैं ऐसे, देखो इसलिए ऐसे दिखाते हैं, ये इधर गया तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो, दूसरे के हेड पे डाल दो, यहां प्लस दिखाओ, यहां CH डबल बॉन्ड दिखाओ और यहां CH2 माइनस दिखाओ, और ऑफ कोर्स यहां हाइड्रोजन है ना, यहां प्लस नहीं दिखाना है, H प्लस दिखाना है। ये है रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे अल्कीन के केस में क्या हो रहा है? सिग्मा टू पाई स्टार कॉन्जुगेशन हो रहा है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था? P, यहां पे क्या है? पाई स्टार। कार्बोकेटाइन में वेकेंट P के साथ कर रहा था, यहां वेकेंट पाई स्टार। अरे बाबा ये समझ आ रहा है ना पाई स्टार वाला पॉइंट?
अरे देखो दो पाई पी ऑर्बिटल आपस में आते हैं तो बॉन्डिंग बनता है ना, पाई एंड पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाले से ये बना है बॉन्ड और एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है, वही मैंने दिखा दिया। क्लियर है? ये एक नोट करके लिख लेना, इस पे भी जेईई ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा हुआ था। करेक्ट? कि सिग्मा 2 पाई स्टार कॉन्जुगेशन। हाँ जी बोलिए। देखो एक बार बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कभी जीरो होने का मतलब समझो, मैं उसकी बात पाई की बात कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू पाई। ओवरऑल तो एक बॉन्ड है ही ना अभी भी, तो आइडियली जीरो नहीं होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर पाई बॉन्ड की मैं बात करूं तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एंटी बॉन्डिंग में 0 था। जैसे ही मैं कॉन्जुगेशन करूंगा तो 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डाल दिया, तो 2 - 2 मिलकर के क्या हो जाएगा? 0। तो पाई बॉन्ड अब नहीं रहा इन दोनों के बीच में, इसलिए तो यहां पे सिग्मा दिखा रहे हैं, है ना? तो जिस ऑर्बिटल में आप डाल रहे हो उसका बॉन्डिंग वो ब्रेक कर देगा। पाई स्टार में डाल रहे हो तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, सिग्मा स्टार में ऐड करते तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर देता। ठीक है? क्लियर? चलो, तो ये तीनों खत्म हो गया। अब इनका यूज क्या है सर? सिंपल सा है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबल। तो आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी किसका किसका भाई? किसका किसका? ऑफ कार्बोकेटाइन। और क्या देखा था आपने? रेडिकल। और क्या देखा था इसमें? अल्कीन। ये तीनों का ज्यादा होगा, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। या ये इक्वली कर दो ना, जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा अल्कीन स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा रेडिकल स्टेबल होगा। क्या कार्बन आयन में देख सकते हैं? नहीं यार, कार्बन आयन में तो कोई ऐसा ऑर्बिटल का हमें डिस्कशन ही नहीं होने वाला, ना तो वहां डेफिशिएंसी है, ना ही उस तरह का कोई ऑर्बिटल हमारे पास एनर्जी में है जो कि पार्टिसिपेट कर पाए इसमें। ठीक है? काफी बड़ा डिफरेंस होता है, तो इसलिए वहां नहीं मिलेगा। चलो ये तो रहा प्रोटोटाइप। अब इसके कुछ पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर रिवर्स के बारे में देखना है और अदर जगह भी देखने की कोशिश करते हैं और कहां हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है? थोड़ा डीप जाएगा ये टॉपिक, तो सुनते रहो बस। आ जाओ एप्लीकेशन देखते हैं। पहले तो सबसे घटिया सा एप्लीकेशन कौन सा है? देखो, अगर मैंने मिथाइल केटायन दे दिया और एक 1 डिग्री केटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर मैंने आपको 2 डिग्री दे दिया, फटाफट बता दो कौन ज्यादा स्टेबल होने वाला है? 3 डिग्री वाला सर सबसे स्टेबल है ना? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड मिथाइल। रीजन समझ में आ रहा है? बहुत सारे आप बोल सकते हो, इंडक्टिव भी इसको मिल रहा है, हाइपर भी मिल रहा है। इंडक्टिव आना हाइपर, हाइपर को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दो, थोड़ा ही ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि हाइपर इज वे मोर बेटर देन इंडक्टिव, थोड़ा ही डिफरेंस होता है। ठीक है? हाइपर 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 एंड हाइपर। कितने हाइपर बेटा यहाँ पे? 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, सो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? यहाँ पे कितने? 6 हाइपर कॉन्जुगेट। इनमें स्टेबिलिटी ऐसे हो जाए। क्लियर है? बोलो। ओके, ये पहला पॉइंट था। यहीं पे कार्बन आयन बना लेंगे तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, और उल्टा बेचारा यहां पे एक तो नेगेटिव है, ये खुद ही नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना चाहेगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। अगर आप उसको डिस्पर्स करते हो मॉलिक्यूल में, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डिलोकलाइज्ड फॉर्म में रहे उतना अच्छा। लेकिन यहां कार्बन आयन बना दिया और बगल में ही आपने स्टेरिक ग्रुप रख दिया है CH3, तो खुद सोचो ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन बढ़ेगा, ये स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है? समझ आया? हाँ बढ़ जाएगी। ठीक है? क्लियर? ऐसे ही 2 डिग्री कर दोगे तो इसमें उल्टा ये होता है, मिथाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन। यहां तक क्लैरिटी आ रहा है सबको? चलो अच्छा, दूसरा देखते हैं। रेडिकल में भी ऐसे ही लगा दोगे, डॉट 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 डॉट, और ऐसे ही आएगा। रेडिकल में बड़े क्लोज होते हैं, मतलब अगर आप बॉन्ड
एनर्जी चेक कर लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग सभी के केस में बहुत ही ज्यादा क्लोज है, और ये बताता है कि कितना वीक हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है जब मैं रेडिकल बनाता हूं। तो समझ आया? तो रेडिकल में बनाना हो तो आप ऐसे ही बना के देख सकते हो। अच्छा, अब इसी में एक और चीज पूछता हूं, ठीक है? मान लो दो जगह मैंने ले लिया और दोनों जगह पे हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 4 है, और एक मैंने किया CH3। किसी तरीके से दोनों में 4 कर देता हूं, ठीक है? या दोनों में ही 3 कर देता हूं। यस, आई गॉट द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल देखो और ये देखो, बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम ही है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट? देखो ना बाबा, अरे यार इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 3। इसमें कितने हैं सर? ये डॉट के बगल में एक हाइड्रोजन दिख रहा है और इधर 2 दिख रहे हैं हाइड्रोजन। ये सो नो, sp3 हाइब्रिडाइज भी है तो इसमें भी 3। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्यों? अगर देखो प्लस आई का डोमिनेंस इतना है तो काफी क्लोज होना चाहिए, वैसे भी प्लस आई काफी वीक होता है, और वैसे भी मैं यहाँ पे कोई हाई विड्रॉइंग ग्रुप है क्या कि उसमें प्लस आई डालोगे? इसलिए मतलब यहाँ पे प्लस आई बोलना इज नॉट वेरी रेलेवेंट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है यहाँ पे। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। कोई और दिमाग लगा के बताएगा? देखो कभी भी ना कॉन्जुगेशन साइक्लिक मॉलिक्यूल में बेटर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्री वाले केस। साइक्लिक मॉलिक्यूल में क्यों बेटर होता है? आप खुद दिमाग लगाओ कि जैसे मान लो मैंने ऐसा बना दिया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो मोटू लोग। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर यहां पे ना सबका जो ओरिएंटेशन है वो लगभग फिक्स होता है। ये ऐसा नहीं कि इसके अबाउट खूब घूम सकते हैं। अरे समझ आ रहा है क्या? जबकि इसमें क्या है, ये घूम सकता है। तो जितना ज्यादा आप वो रेस्ट्रिक्शन लगाओगे घूमने पे, उतना ज्यादा टाइम तक वो कॉन्जुगेशन में उसके साथ रह पाएगा ना। इसलिए साइक्लिक मॉलिक्यूल में वो नॉर्मल रेजोनेंस की भी बात करोगे तो वो रिलेटिवली बेटर होता है एज कंपेयर टू एज इफ इट इज इन ओपन चेन मॉलिक्यूल। तो इसलिए कभी आ जाए कि इसका कंपैरिजन करो तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है, साइक्लोहेक्सेन पे रेडिकल बन जाए वो काफी ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। बॉन्ड एनर्जी वाइज अगर आप देखोगे तो ठीक है, चलो ओके ग्रेट, नोट कर लो। अलाइलिक नहीं है वो, इथाइल रेडिकल है। अलाइल डबल बॉन्ड होता है ना, C डबल बॉन्ड C एंड C पॉजिटिव। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उससे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका। और देखो पहली बात ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक नेक्स्ट लेवल का हाइप क्रिएट कर दिया गया है ना। इंपॉर्टेंस रखता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी नहीं, पर आसपास के लोगों में ये सबसे पावरफुल चीज नहीं है ना। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अनडाउटेबली प्लेज अ रोल, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जितना हम लोग के दिमाग में घर कर गया है कि इक्विवेलेंट है मतलब सब कुछ है। आगे चल करके देखेंगे, घबराओ मत, बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे जहां पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा ना मॉलिक्यूल को नेचुरली अप्रोच करने की कोशिश करो। जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा था कि कार्बोकैटायन और रेडिकल में ये बात कहीं लिखी नहीं मिलेगी आपको, ये एनालिसिस करना पड़ता है खुद से। कहीं लिखा हुआ है क्या कि हाइपर कॉन्जुगेशन का जो पावर है वो ज्यादा होता है कार्बोकैटायन में? ये लिखने वाली चीज है या समझने वाली चीज? खुद समझने वाली। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो कभी ये समझ ही नहीं पाओगे कि कैसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, जबकि 3 डिग्री वाले बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में तो रेजोनेंस हमें दिख रहा है, फिर भी यहाँ पे वो आपको पता ही नहीं लगेगा। आप हर बार दिमाग में उसी लूप में चले जाओगे, अरे यार हाइपर कॉन्जुगेशन तो वीक होता है, रेजोनेंस तो उससे ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए यार केमिस्ट्री पसंद नहीं है, एकदम रटने वाला जैसा हो गया। जब उस फेज में रहोगे हमेशा ना, तो फिर आप हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए उसको समझो कि क्या आखिर कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, आखिर यहाँ पे हम हाइपर का डोमिनेंस क्यों दिखा रहे हैं। जब आप उसके
थोड़ा सा ब्रेकआउट करके सोचने की कोशिश करोगे तो आपको रीजंस मिलेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है, फिर वहीं से आपको दिमाग में रख लेना। ओके, so we are done with the carbocation, carbon and radical. Now let's talk about alkene. alkene में थोड़ा ज्यादा बड़े alkene देता हूं और सबको एक साथ करने की कोशिश करो और मुझे बताओ। चलो, ये ले लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ले लिया मैंने सिंपल अल्कीन, है ना, एक ले लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अच्छा, अब इसको मैं सिस बोल रहा हूं, ठीक है, फिर एक को मैंने ट्रांस वाला ले लिया, मैं यहां पे दिखा नहीं रहा हूं, आप समझ जाओ, आप खुद ही बना लो ना, खुद ही बना लो सिस ट्रांस। ये देखो, ये जितने भी स्पीशीज मैंने दिए हैं इन सभी में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, ये सुनो। अब इसके बाद आप बढ़ा लो यार, डबल बॉन्ड C, दोनों तरफ CH3 डाल लो और लास्ट वाले में सब तरफ CH3। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोलते हैं इसको, मतलब चारों ही हाइड्रोजन हटा दिया आपने, नॉर्मल अल्कीन, दिस वन। ऑफ कोर्स अनडाउटेबली आप यहां पे तो कोई डाउट क्रिएट नहीं करोगे, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये क्यों, क्योंकि यहां पे देखो सर 3, 6, 9 एंड 12 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये सुनो, करेक्ट। अच्छा, ये मालूम है ना, अल्कीन के दोनों तरफ जाके देखना होता है, पाई बॉन्ड इधर से भी है उधर से भी है ना। इधर देखो तो आपको 9 दिख रहा होगा, यहां 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, यहां 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सुनो, यहां और यहां और यहां में इन तीनों ही जगह में कितने हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे तो अनडाउटेबली ये ऐसा आएगा ऑर्डर, लेकिन अब ये 3 में कैसे डिसाइड करें, तो देखो इन दोनों में तो आप फिर भी डिसाइड कर सकते हो, सिस एंड ट्रांस में क्या क्या डिसाइड कर सकते हो बाबा, सिस एंड ट्रांस में कि ये ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि ये सर आप देखो ना, दोनों सेम सेम तरफ आ गए, वही यार हर बार ना टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमाइज करने की कोशिश करें। सिस में टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाएगा दोनों पास पास में, ट्रांस वाले में सबसे अपोजिट हो गए। अरे समझ आ रहा है, नॉर्मल कन्फर्मेशन में जो सीखा था यार, पोटेंशियल एनर्जी लोअर हो, है ना, ये कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फिग्रेशन है, इसलिए दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, क्लियर। तो अब मुझे बताओ कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सिस के कंपैरिजन में, तो इसके बाद तो मुझे आइडियली ट्रांस को यहां लिख देना चाहिए, फिर सिस आएगा, लेकिन इसका इन तीनों में क्या ऑर्डर आएगा, सबसे लेफ्ट वाला, जिसमें एक ही कार्बन पे 2 CH3 है, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस, अरे बाबा उससे क्या, ये कहां से लेके प्रणव, ये कहां से आया, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसमें आइसोमर ज्यादा होंगे। तुम रेजोनेंस बोलते तो फिर भी समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन क्रिएट्स, आई मीन लोअर्स द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, बट आइसोमर होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। मीथेन तुम्हारे हिसाब से तो बहुत ही बकवास होना चाहिए, H2 तो दुनिया में होना नहीं चाहिए, लालच है उसके ऊपर, कोई आइसोमर है क्या H2 का, नहीं ना, ये कहां से आया दिमाग में, ऐसे मीनिंगलेस चीजों को अपने से ही आर्गुमेंट, क्रॉस आर्गुमेंट करके खत्म कर देना चाहिए, यहां तक आना ही नहीं चाहिए। पूछ लिया, चलो अच्छी बात, क्यों आगे आएगा भाई, तो उससे क्या हुआ, मुझे ये बताओ, चलो इनका नंबरिंग कर देता हूं, 1, 2 and 3, ये तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर। गाइज दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, I think you guys can also participate. You can raise your hand, unmute and tell. Participate नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना, फिर मैं ये क्लासेस बंद कर दूंगा, ध्यान रखना, एक ही धमकी देता रहता हूँ हर बार ना। हाँ बताओ, बोलो।
आप बोल रहे हो कि इस पे दोनों पे मिथाइल एक ही कार्बन पे लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा? प्लस आई। किस पे प्लस आई? तो उससे क्या होगा बाबा? उसको जरूरत है क्या इलेक्ट्रॉन की? वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है ना। हाइपर में इंडक्टिव का क्या रोल है बाबा? हाइपर इंडक्टिव आर इंटायरली डिफरेंट थिंग, इजंट इट? हाइपर इंडक्टिव का कोई लेना देना है क्या? बोलो। आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे तो यहां पे और इन सभी में सबसे मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस यहीं पे आएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांस ही होगा। देखो वो तो एक फैक्टर है, इसी वजह से ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, बट इसका कहां पे जाएगा स्टेबिलिटी? और बताऊं इंटरेस्टिंगली क्या होता है मालूम? 1 इज मोर स्टेबल एंड उसके बाद आता है नंबर 2 का, एंड फिर आता है 3 लीस्ट स्टेबल है, वो आप समझ भी रहे होगे, सिस एंड ट्रांस, और उससे भी ज्यादा जेमिनल डाइमिथाइल वाला ग्रुप हो जाता है अल्कीन का। और इसमें जो आंसर दिया है आर्यन ने वही करेक्ट है इसमें। आप उसके लिए ना आपको थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन बना के देखना पड़ेगा, तब आपको आइडिया लगेगा। जैसे यहां CH2H है, यहां CH3 है, मैं एक बार हाइपर बना के देखता हूं। बनाया तो मुझे क्या मिला? सॉरी, यहां सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा और यहां CH2 पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहां ऑफ कोर्स H+ आएगा। दूसरे वाले केस में अगर आप बनाते हो जहां पे ये कुछ ऐसा था, चाहे वो सिस हो या ट्रांस हो, उन जगहों पे अगर आप बनाते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आप दोनों का एक बार ढंग से स्ट्रक्चर एनालाइज करो, आपको आंसर लग जाएगा। ये बताओ ये कौन सी डिग्री का नेगेटिव आयन बन रहा है? यहां देखो 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है। ये कौन से डिग्री का बन रहा है? 1 डिग्री। अब बताओ ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री। नेगेटिव की बात हो रही है, कार्बोकेटायन नहीं है। कार्बन आयन ये ज्यादा स्टेबल है ना, ये ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब ये अलाउ करेगा ऐसा होने के लिए, कोई परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है इसके लिए कि आप कॉन्जुगेशन करने से इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। समझ आ रहा है बात? क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एंड दैट्स द रीजन 1 इज वे मोर बेटर देन ट्रांस एंड सिस। तो ये अगर आप पॉइंट दिमाग में रखते हो तो मेरे ख्याल से अल्कीन की स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अच्छा, अब स्टेबिलिटी सिखा दिया तो इसका एप्लीकेशन भी दिखा देता हूं। ठीक है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का बहुत यूज है कहां पे? जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, खास करके तब जब वो इंटरमीडिएट से पास कर रहा हो और उस इंटरमीडिएट से मल्टीपल पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रही हो अल्कीन बनाने की, उन जगहों पे इनका बड़ा रोल आ जाता है कि अगर जब बहुत सारे पॉसिबिलिटी है तो उसमें किधर जाएगा? जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट हो। तो अल्कीन देख लो, उनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो वहां से आप आंसर कर सकते हो। जैसे बताओ, अगर मान लो मैंने एलिमिनेशन कराया कुछ और कुछ ऐसा बन गया, ध्यान से समझना। मान लो यहां कार्बोकेटायन बना, मैंने कुछ किया यार ना, आपको मैं क्यों बताऊं क्या किया मैंने? यहां कार्बोकेटायन बन गया, अब मैं इसकी हीटिंग कर रहा हूं और यहाँ पे वाटर जैसा या कोई नॉर्मल अल्कोहल जैसा स्पीसीज है, अब हीटिंग करने से ये अल्कीन बना सकता है बेटा। तो आप देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। किसके हाइड्रोजन को निकाल करके अगर मैं अल्कीन बनाऊं तो तीनों तरफ से बन सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। लेकिन कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? अगर अल्फा 1 ज्यादा स्टेबल है कि 2 की 3, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? हाँ, इक्वली स्टेबल हो गया ना। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे एक और ऐसा कर देता हूं। अब नहीं होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा अल्कीन? सर जब आप यहां अल्कीन बनाओगे ना इस जगह पे, तो ऐसा बनने वाला है, C डबल बॉन्ड C, उधर CH3, नीचे CH2 CH3, इधर CH3 और इधर CH3। आप देखो ना कितने सारे अल्फा हाइड्रोजन। तो आउट ऑफ दीज 3 पॉसिबिलिटी, द अल्फा 2 forming a pi bond with alpha 2 carbon is more preferable as compared to the other two. The reason is again stability of alkene. तो जो आप यहां सीख रहे हो उसके एप्लीकेशन आपको आगे देखने को मिलेंगे रिएक्शंस में। क्लियर है ना? चलो ग्रेट। सो ये आपने सीख लिया। अच्छा आ जाओ, एक इसी पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में, कि अगर इनका हम हाइड्रोजनेशन करा दें। सो व्हाट इज हाइड्रोजनेशन गाइस? यस, वेरी गुड। हाइड्रोजनेशन, इसमें बड़े बच्चे परेशान रहते हैं। हाइड्रोजनेशन
व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। एशन वर्ड जनरली एडिशन के लिए यूज होता है। सो हाइड्रोजन का एडिशन करोगे तो क्या होगा भाई, कोई भी जो बॉन्ड है पाई वाला वो ब्रेक होकर के क्या बन जाएगा, सिग्मा। तो आइडियली इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, एक तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिग्मा ब्रेक हुआ, कार्बन कार्बन का पाई ब्रेक हुआ, और यहां 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। मतलब सिग्मा पाई ब्रेक हुआ और डबल सिग्मा आ गए। तो अगर सिग्मा सिग्मा को मैं एक ही मानूं, जो हालांकि है नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एनर्जी अलग होता है, कार्बन हाइड्रोजन का एनर्जी अलग होता है, लेकिन मान लो ऐसा है, क्वालिटेटिव डिस्कशन करें, क्वांटिटेटिवली उतना ना जाए अंदर। तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर ओवरऑल ना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बने एज कंपेयर टू जो बॉन्ड्स ब्रेक किए हमने, जो बॉन्ड बना है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू जितने आपने ब्रेक किए हैं। क्योंकि सिग्मा पाई का एनर्जी मान लो ब्रेक करने में कुछ 300 किलो जूल आया, तो रिलीज डेफिनेटली सर ज्यादा ही हो रहा होगा, नियरली अराउंड 400-500 के आसपास। आपको बता दूं वैल्यूज कितना होता है इसका, नियरली 120 के आसपास होता है, नियरली। मतलब बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये एक्सोथर्मिक है बेटा। हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सिमिलरली एलिमिनेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। समझ आ रहा है बात? है ना? तो हाइड्रोजनेशन करा दिया, अब डायरेक्टली नहीं होता, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक सम कैटलिस्ट, प्लैटिनम, निकेल, क्योंकि आप समझो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कितना हाई होगा। आप इमेजिन करो कि ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, कोई पोलैरिटी नहीं है, इसको ब्रेक करना, उनको लेके आना कितना टफ टास्क है। इसलिए नॉर्मली अगर आप हाइड्रोजन को अल्कीन के साथ सोच दो तो उसी के साथ खुश रहेगा, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा अनलेस यू आर हीटिंग एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, या फिर कैटलिस्ट ला करके 400-500 तक पहुंचो तो वो भी रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली नहीं होता रिएक्शन, ठीक है ना, दोनों स्टेबल है, ठीक। अच्छा, तो ये जो एनर्जी निकल रहा है ना, मैग्नीट्यूड, इसी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कायदे से तो सभी में एक एक पाई बॉन्ड ही है, जितने भी मॉलिक्यूल मैंने यहां दिखाए हैं सिंगल पाई बॉन्ड ही, ये सो नो, तो सब में ही एनर्जी इसी के आसपास निकलना चाहिए, क्योंकि एक ही पाई ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे भाई, ये सो नो। लेकिन आपको मालूम है कि सबकी स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं है, सबकी स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं है। पता चला नॉर्मल वाला जो डबल बॉन्ड था, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, वो कहीं यहां है, उससे थोड़ा स्टेबल ये है, वो थोड़ा और नीचे गया, उससे और स्टेबल ये है, उससे और स्टेबल करते करते सबसे लास्ट वाला बहुत ही स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन ऐड करने से जो एनर्जी निकलने वाली है वो तो और ज्यादा नीचे जाएगा ना इस। तो अब कितने लोग कह रहे हैं जो जितना ज्यादा स्टेबल, उसमें ये जो गैप है उतना ही कम रहने वाला है, ये सुनो, जो जितना ज्यादा स्टेबल उसमें उतना ही गैप कम होने वाला है। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी लोअर इफ द स्टेबिलिटी इज लोअर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी लोअर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी लोअर अगर मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज्यादा होता जाए। तो ये पॉइंट लिख लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, magnitude of heat of hydrogenation of alkene will be inversely proportional to stability of alkene. Is it okay now? So heat of, is it okay now? Okay. So heat of hydrogenation of alkene is inversely proportional to stability of alkene. Clear? ये क्लियर हुआ या नहीं? अरे सिंपल सा है यार, जितना स्टेबल करते जाओगे वो नीचे आता जाएगा, और प्रोडक्ट और ज्यादा ही स्टेबल था तो जितना डिफरेंस होगा उस मॉलिक्यूल से उतना ही एनर्जी निकलेगा ना। आप स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की बढ़ाते जाओगे ना तो डिफरेंस इन एक्सोथर्मिक के केस में वो कम होता चला जाएगा। यहां पे देखो सबसे ज्यादा है, यहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होने वाली है, यहां पे कम रिलीज होने वाली है। हाँ, तुम अपने डाउट बताओ।
मेरे ख्याल से तुमने बहुत ज्यादा चीजें मिक्स कर दी, क्योंकि आप जब बात बॉन्ड ऑर्डर का करते हो तो दो एटम के बीच का रिस्ट्रिक्टेड डिस्कशन होता है। यहां ये दो एटम का डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये हाइड्रोजन भी इसका जब पार्ट हो गया तो ये एडिशनल बॉन्ड बन गए। अब ये दोनों को बॉन्ड ऑर्डर से कैसे कंपेयर कर सकते हो, है ना? इसलिए वो डायटोमिक स्पीसीज में हम डिस्कशन करें, या अगर आपको यहां डिस्कशन करना है इन कार्बन कार्बन की एनर्जी, तो ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में, लेकिन दो एडिशनल सिग्मा बॉन्ड भी तो बन गए हैं ना, सबको कंसीडर करो, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर मत दिमाग लगाओ। क्लियर? अच्छा, लेकिन कितने लोग ये समझ रहे हैं कि सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के? इजंट इट बाबा? अरे जितने पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन लगेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, उसमें चाहे एक पाई बॉन्ड हो चाहे 50 हो, हमें उससे टेंशन नहीं लेना है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ unsaturated molecule is saturated by supplying enough hydrogen, उसमें कंजूसी नहीं करना है। 1 मोल हाइड्रोजन नहीं है, 1 मोल मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, रिएक्टेंट। तो आप सोचो कि अगर ये 1 मोल है, अगर डबल पाई बॉन्ड होगा तो 2 मोल हाइड्रोजन लग रहा होगा, ट्रिपल पाई बॉन्ड होगा तो, समझ रहे हो ना बात? इसलिए पहले नंबर पे ये देखना। कभी आपसे ये पूछ दे तो अरे बाप रे ऐसा मिस्टेक मत कर देना, बच्चे बहुत जबरदस्त मिस्टेक करते हैं, इतना ज्यादा खुश रहते हैं वो। इन दोनों में पूछे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, तो दिमाग में क्या आता है मालूम? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना सर। तो आप देखो यहां रेजोनेंस है, इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल, तो इसमें कम आना चाहिए, इसमें ज्यादा। अरे पूरा सत्यानाश कर दोगे तुम लोग। पाई बॉन्ड सेम हो तब इसको सोचना है, इफ पाई बॉन्ड इज सेम, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आपको आए तो पहले इसमें लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में इसका बहुत ज्यादा होगा, लगभग डबल होता है, लगभग डबल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बेंजीन वाला केस आएगा तो वहां मैं कुछ और चीज डिस्क्राइब करूंगा, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, क्लियर? ओके एवरीबॉडी, तो इसमें अरेंज कर दो तो ठीक उल्टा हो जाएगा ना स्टेबिलिटी का। सबसे ज्यादा एनर्जी यहां रिलीज होगी, फिर इसका वो आप रिवर्स करके देख लो, यहां पे ऐसे करके देख लेना। ठीक है, ओके चलो। ठीक, एक और पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन तभी आपको क्लियरली आता है अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंबशन दोनों साथ में जानते हो कैसे यूज करना, क्योंकि ये इनके एप्लीकेशन है ना। हीट ऑफ कंबशन कैसे डिफाइन होता है? तो कंबशन रिएक्शन मालूम है कि कोई भी मॉलिक्यूल लेके आओ सर, आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको कंप्लीटली बर्न कर दो। आप हाइड्रोजन लेके आओ ऑक्सीजन के साथ तो ये बन जाएगा H2O। ध्यान रखना ये मॉलिक्यूल 1 मोल होना चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके हिसाब से ऑक्सीजन को आप एडजस्ट करो। तो यहाँ पे देखो CH4 तो CO2 H2O में लेके आया, तो कितने लोग कह रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन कितना चाहिए हमें? बैलेंस कर लेना। CH4 है तो कार्बन तो 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 होने के लिए यहाँ 2 डालना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन मीन्स यहाँ 2O2 कर दो। समझ आया क्या? क्लियर? तो यहां पे जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी ये सब एक्सोथर्मिक होता है। कंबशन इज मोस्टली एक्सोथर्मिक। देयर आर वेरी रेयर मॉलिक्यूल्स विच शोज एंडोथर्मिक इन केस ऑफ कंबशन। कोई बता सकते हो कौन से हैं वो मॉलिक्यूल जो एंडो? N2 है, वेरी गुड, N2 है, नाइट्रोजन। और बहुत खुशी की बात है ये ऐसा है, वरना नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो तुरंत रिएक्ट करके NO2 बना के खाली हो जाते हैं और हम लोग डिप्राइव हो जाते हैं ऑक्सीजन से। देखो ना एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में यही दोनों तो मेजर गैसेस है ना, ये आपस में रिएक्ट करके ये एक्सोथर्मिक नहीं बल्कि उल्टा एंडोथर्मिक होता है। नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड NO, NO2 कुछ भी बना लो, सबके सब एंडोथर्मिक होता है। तो बहुत रेयर रिएक्शंस है। हेलोजेंस का भी अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो भी वो एंडोथर्मिक होता है। उनको छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द केस में कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना?
चलो सर एक्सोथर्मिक है, तो अब किसमें कितनी हीट निकलेगी वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जितना उसमें प्रेजेंट। और सिंपल तरीके से देखना हो तो जिसमें जितने ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हो उसके हिसाब से देख लो। समझ आ रहा है? कार्बन, मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूं, अब हाइड्रोजन को यहां नहीं रखूंगा ना, बिल्कुल। CNH, जितने CO2 जितने H2O बन रहे हो उतनी अच्छी बात, उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा। सो हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ, अरे मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की। समझ गए ना? डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज लेके आओगे तो बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, फिर क्वेश्चन वहां नहीं बनेगा। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ कहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इनके केस में, तो आप बिना ज्यादा दिमाग लगाए बोल सकते हो कि यार जैसे जैसे आप कर रहे हो ना सर, है ना, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन बढ़ाते चले गए, बढ़ता चला गया। मैं बोल दूं कि बताओ, ये बताओ CH3 CH3 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अब बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी? किसके कंबशन में ज्यादा एनर्जी आएगी? तो कंबशन में ये 1 मोल अगर आप इसको बर्न करते हो तो इसमें ज्यादा CO2 तो नहीं आएगा, उतना ही आएगा CO2 से। H2O ज्यादा आने वाला है इसमें, ये सुनो, या इसीलिए यहीं से देख लो ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन में कार्बन तो सेम हो गया, हाइड्रोजन ज्यादा है इसमें, तो ये बेटर। समझ आ रहा है बात? क्लियर? क्लियर है ना? लेकिन अगर मैं ये 3 एग्जांपल ले लूं तो यहां देखो कार्बन हाइड्रोजन सेम ही हो गया, आइसोमर हो गया ना ये। बाकी सब में अगर मैं लूं तो कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग, ये तीनों में तो अब क्या करें? तो जब ये बात हो जाए तो फिर वही पुरानी वाली आदत हम लोग करेंगे। अच्छा मॉलिक्यूल यहां है, प्रोडक्ट यहां कहीं बन रहा है, एक्सोथर्मिक है ना, तो नीचे दिखाएंगे। जितना मॉलिक्यूल स्टेबल करते जाओगे उतनी ये एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो सिंपल सा चीज है, हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लेकिन स्टेबिलिटी लास्ट पैरामीटर है, तब जब हाइड्रोजन एंड कार्बन सेम हो जाए। इमोशनल मत हो जाना पहले की तरह से, स्टेबिलिटी पे ही पहले दिमाग लगाते हैं, वो गड़बड़ बात है। सबसे पहले आपको ध्यान किस पे रखना है? और पता है इसका यूज कहां आता है? इसका यूज आता है बेयर स्ट्रेन थियरी में, जहां पे वो हीट ऑफ कंबशन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है बेस्ड ऑन ये हीट ऑफ कंबशन डेटा। तो आप देखो इसका फॉर्मूला क्या है? C3H6। इसका फॉर्मूला क्या है? C4H। इसका फॉर्मूला क्या है बाबा? C5H। तो आप ध्यान से देखो तो ये CH2 का थ्राइस है, और ये CH2 का 4 टाइम्स है, और ये CH2 का 5 टाइम्स है। अरे ये सुनो, अब जितना भी वैल्यू आया हीट ऑफ कंबशन का उसको 3 से डिवाइड कर दो तो पर CH2 निकल जाएगा। यहां पे जितना भी वैल्यू आया है, इसका मतलब इसको जलाने पे जितना भी हीट आया है उसको 4 से डिवाइड कर दो तो पर CH2 यहां से। तो पर CH2 वैल्यू इन तीनों का जब कंपैरिजन किया तो पाया कि जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, यानी ये, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा था हीट ऑफ कंबशन का। क्योंकि अनस्टेबल का मतलब इस कर्व में ऊपर होगा, उतना बड़ा गैप आएगा। अरे बाबा ये सुन, उतना बड़ा गैप आएगा मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो उन्होंने उसी को रिलेट करके बताया कि ये अनस्टेबल है, इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी है, उससे ज्यादा स्टेबल ये है, उससे ज्यादा स्टेबल ये। और उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि साइक्लोहेक्सेन उससे भी खराब स्टेबल होना चाहिए, इससे भी, क्योंकि उसमें 120 डिग्री आता है ना। लेकिन देखा कि अरे यार ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड हो गया, जबकि एंगुलर स्ट्रेन वहां ज्यादा है। तो फिर वहां गड़बड़ हो गया बात, क्योंकि उन्होंने प्लेनर एज्यूम किया कि ये प्लेनर है और उसके हिसाब से उन्होंने एंगल देखा। बट रियलिटी में क्या होता है, पकरिंग के वजह से वो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन चेयर एंड बोट फॉर्म, है ना। किसका? कंबशन का? आंसर विल बी दिस, पर CH2 आंसर विल बी रिवर्स, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है बाबा। अगर डायरेक्ट कोई पूछे तो ये आंसर है, पर CH2 कोई पूछ दे कि एक CH2 के वजह से, तो एक CH2 में ये तीनों में फिर देखना पड़ेगा ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये जो स्टेबल ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन वैल्यू कम। समझ आ रहा है क्या बात? तो इसलिए आंसर पर CH2
पर CH2 आंसर रिवर्स हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। 5 मिनट बना लेना आपने। छोड़ दें क्लास, छोड़ दें? हाँ जी बोलिए। क्योंकि देखो जब पर CH2 कर दिए थे तुमने कार्बन हाइड्रोजन फिक्स कर दिया ना, तो अब स्टेबिलिटी ही बचा ना उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे हम यहां कर रहे थे, यहां हाइड्रोजन कार्बन फिक्स कर दिया तो क्या बचा हमारे पास? हाँ तो ये पर CH2 यहां लिखा है मैंने। पर CH2 का मतलब जितना इसका वैल्यू आ रहा होगा उसको 3 से डिवाइड कर दो तो पर CH2 आया, तो वो जो डिवाइडेड वैल्यू उनका कंपैरिजन करो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। नहीं, ऐसे कैसे समाप्त करते हैं? रुक जाओ, इतना काहे जल्दी है भाई, रुको अभी। हाँ, अब हाइपर कॉन्जुगेशन का थोड़ा एक्सटेंडेड व्यू भी दे देता हूं, ठीक है? अभी तक क्या सीखा आपने? हाइपर कॉन्जुगेशन इन नॉर्मल केसेस। अब आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, थोड़ा दिमाग और ब्रॉड करो तो आपको दिखेगा। हो रहा है ब्रॉड? देखो तो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से यहां पे ना, थोड़ा दिमाग उड़ सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। कुछ याद आ रहा है अब मैं क्या मजाक कर रहा हूं? ये एंटी स्टैगर्ड मौलिक फॉर्म बनाया मैंने। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। क्यों जानते हैं हम लोग? क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेंथ बहुत कम है इसमें, है ना? यही सिखाया था ना मैंने हम लोगों को, भूल तो नहीं गई इतना जल्दी? अब एक और रीजन ऐड कर लो इसमें। ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा है ना, इसी के ऊपर ठीक अपोजिट साइड में ये सिग्मा स्टार। अरे बाबा, जब भी कोई दो एटम के बीच में सिग्मा बनता है तो सिग्मा स्टार भी तो बनता है ना। न्यूक्लियस डाल के तो मैंने यहां पे ऊपर दिखा दिया सिग्मा स्टार। ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा था, ये सिग्मा स्टार, ये आपस में कॉन्जुगेट कर सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन यहां देखने को मिलता है। एंड ये भी एक एडिशनल रीजन है कि ये स्टेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्शनल स्ट्रेन ही नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसके सिग्मा स्टार और इसके बीच में। समझ गए बात? अच्छा, आ जाओ। हालांकि बार बार मैं बोल रहा हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इतना पावरफुल इफेक्ट नहीं है कि आउटरेजियसली पूरा चेंज कर देगा। एक और जगह दिखाता हूं जहां रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बार बार, कभी सुना है कि ऊपर CCl3 लगा दो या Br3 लगा दो या I3 लगा दो, तो ये कुछ उल्टा ही करने की कोशिश करता है। कोई बताएगा क्या कर रहा है ये? नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या बोलते हैं? नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या बोलते हैं कि ये सिग्मा नीचे आता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इधर आता है। यही है ना बाबा? अगर मैं CH3 और इसका कंपैरिजन करूं तो यहां पे p ऑर्बिटल है, अरे ये परपेंडिकुलर, ये हाइड्रोजन है, जैसे ही इसके प्लेन में आएगा ये ब्रेक करके इसको यहां कर देगा, करेगा ना? अगला स्टेप क्या होने वाला है? यहां हम दिखाते हैं कि डबल बॉन्ड आ गया, यहां हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये H और यहां नेगेटिव दिखा देते हैं। येस और नो? यही दोनों है, इनको रेजोनेंस के फॉर्म में। इनके केस में बेटा ठीक उल्टा होता है, इसके पास वेकेंट डी है ना, ये उल्टा ही इलेक्ट्रॉन यहां बुला करके अपने पास खींच सकता है। तो रिंग पे इसने कैसा क्रिएट कर देगा? ये -I तो है, बट उस -I पे इस पे क्वेश्चन ये आते हैं ना कि जब इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा हो तो वो मेटा पे ही क्यों जाता है? -I के हिसाब से सोचे तो सबसे कम अफेक्टेड पैरा है ना, तो पैरा प्रोडक्ट आना चाहिए, है कि नहीं? बट मेटा ही मेजर क्यों आता है? वो तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के देख लो, तो आपको समझ में आएगा। प्लस यहां आ गया, फिर प्लस यहां आ गया, समझ पड़ा? अब आप यहां से घुमा दो, यहां प्लस आ जाएगा, इसलिए मेटा रिलेटिवली। ठीक है बच्चों, सो वी आर डन विद द हाइपर कॉन्जुगेशन। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास में जब तक स्ट्रेंथ दिखता रहेगा मैं क्लास लेता रहूंगा, ठीक है? चलो ठीक, डन।